नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रियान सिंधी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आदिकाल हम लोग पढ़ रहे हैं। आदिकाल में इस समय हम लोग लौकिक साहित्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम लोग देखें, जो सबसे चर्चित कवि हैं वह विद्यापति है। आज हम लोग विद्यापति का अध्ययन करेंगे। ऊपर एक टॉपिक डाल लीजिए, लौकिक साहित्य, या ये भी कह सकते हैं आदिकाल का लौकिक साहित्य, ये भी कह सकते हैं। तो आदिकाल में जैसे जो विद्यापति के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, क्या नाम है? विद्यापति। विद्यापति कई मामलों में प्रसिद्ध हैं। आइए देखते हैं किस किस मामले में प्रसिद्ध है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था। अगर हम लोग जन्म की बात करें तो ये बिहार का एक दरभंगा जिला है। कौन सा जिला है? जिला दरभंगा, बड़ा प्रसिद्ध जिला है। उसी जिला दरभंगा में एक विपसी ग्राम था। कौन सा? विपसी ग्राम। ठीक है। इसी विपसी ग्राम में 1350 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? जिला दरभंगा, बोले तो बिहार, विपसी ग्राम 1350। और ये 1460 में मृत्यु हो गई इनकी। कब? 1460, यानी सन 1460 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये रहा जन्म और मृत्यु जो इनके बारे में। ये यानी समय अगर हम लोग देख लें तो विद्यापति का समय कब से हो जा रहा है? विद्यापति का समय मित्रों होगा 1350 में जन्म और मृत्यु 1460, लगभग 110 वर्ष तक, ठीक है, ये जीवित रहे। इतनी लंबी आयु आजकल किसको मिलेगी? ये पुराने लोगों को ही मिलती थी। पिता की बात करें मित्रों तो इनके पिता जो थे उनका नाम था गणपति ठाकुर। क्या नाम था? गणपति ठाकुर। पिता कौन थे? गणपति ठाकुर। ठीक है, पिता गणपति ठाकुर थे। इनके अगर गुरु की बात किया जाए कि विद्यापति के गुरु कौन थे, गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। पंडित हरि मिश्र। ठीक है। पिता कौन थे? गणपति ठाकुर, भला कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। गुरु कौन थे? पंडित हरि मिश्र। ठीक है। आश्रयदाता की अगर चर्चा करें, आश्रयदाता, आश्रयदाता की चर्चा करें तो तिरहुत के राजा थे। तिरहुत के राजा, दो राजा थे। नंबर 1 शिव सिंह और दूसरा इन्हीं के राज में कीर्ति सिंह। दो राजाओं का गुणगान करते हुए आपको मिलेंगे। और एक पॉइंट और नोट कर लें कि अगर संप्रदाय की बात करें कि किस संप्रदाय से ये प्रभावित थे, तो वह इनका संप्रदाय था शैव। यह इनका संप्रदाय था।
तो ये रहा इनका जैसे एक तरह का, ये जो अभी हम लोग देखे हैं यह इनका व्यक्तिगत परिचय हो गया। ठीक है। पिता गणपत ठाकुर, गुरु पंडित हरि मिश्र, संप्रदाय शैव संप्रदाय से ये प्रभावित थे। इनके आश्रयदाता कौन थे? जिनके राज के दरबार, जिनके मतलब ये राज्य में रहा करते थे, तो एक थे शिव सिंह और दूसरा थे कृति सिंह। ये दो जैसे काफ़ी मतलब ये बड़े विद्वानों में आएंगे। ठीक। इसके बाद विद्यापति में सबसे जो विवादित चीज़ है विद्यापति में, कि विद्यापति श्रृंगारिक कवि हैं, कि विद्यापति भक्त कवि हैं, कि विद्यापति रहस्यवादी कवि हैं, इसकी चर्चा हमें करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद इनको उपाधियाँ कौन कौन मिली थी, इसकी चर्चा हमें करने की ज़रूरत है। तो अगर हम लोग विद्यापति की उपाधियाँ की बात करें, विद्यापति की उपाधियाँ, हमें लग रहा है कि आदिकाल में किसी को इतना उपाधि नहीं प्राप्त है जितना कि विद्यापति को प्राप्त है। इनको क्या कहा जाता है? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। कितनी सुंदर उपाधि है मैथिल कोकिल। फिर कुछ लोगों ने कहा कि अरे भाई ये 9 कवि हैं, 9 कवि की उपाधि मिली, कवि शेखर की उपाधि मिली, कवि शेखर। चौथा में देखेंगे तो कवि कंठहार, असल में बड़ा सुंदर गाते थे, इसीलिए इनका नाम जैसे कवि कंठहार रखा गया। ये बड़ा मनोरंजन भी करते थे क्योंकि श्रृंगार रस की रचनाएं किए हैं, इसलिए इनको और एक उपाधि है कवि रंजन। कवि रंजन इसलिए है कि श्रृंगार रस की रचनाओं के कारण इन्हें कवि रंजन का भी उपाधि मिला था। अच्छा, चूंकि ये दोनों कवियों का गुणगान बड़ा अच्छा किए हैं, इसलिए कुछ लोगों ने क्या किया, कहा कि अरे भाई ये राज पंडित हैं, ये साधारण पंडित नहीं है, ये राज पंडित है। तो एक और उपाधि मिल गई। ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा अरे ये तरह तरह के खेला करते हैं, तो खेलन कवि कहा। ठीक। तो मैथिल कोकिल, 9 कवि, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, राज पंडित, खेलन कवि, यह जैसे इतना इनका नाम पड़ा। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण नाम है, यह याद रखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है अभिनव जयदेव। अभिनव जयदेव। ठीक। अभिनय जयदेव। या पूछिए अभिनय जयदेव क्यों महत्वपूर्ण हो गया भाई, इतना उपाधि मिली। मैथिल कोकिल भी कहा गया क्योंकि ये मिथिला के रहने वाले थे, दरभंगा मिथिला के रहने वाले थे, मैथिल भाषा में रचना भी किए थे मैथिली में। फिर 9 कवि क्योंकि नई सोच से रचना रखे थे। कवि शेखर, शेखर माने होता है तिलक, ये कवि मतलब कवियों का एक इनका मतलब मुकुट के तरह थे, ये बड़ा अच्छा गाते थे। कवि कंठहार हो गए, ये सबका मनोरंजन करने का भी काम करते थे, कवि रंजन हो गए। ये राज दरबार में रहते थे, राज पंडित हो गए। ये कई तरह के जैसे मतलब कविता के संग खेले भी थे, खेलन कवि हो गए। अब प्रश्न ये उठता है कि अभिनव जयदेव क्यों इनका नाम पड़ गया? तो अभिनव जयदेव इसलिए पड़ा कि शिव सिंह द्वारा दिया गया था। शिव सिंह द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त माने मिला। शिव सिंह, कौन शिव सिंह? यही तिरहुत के राजा शिव सिंह। यही कहे कि इन्हें अभिनव जयदेव कहा गया।
और अब पूछिए कि जयदेव कहाँ गया, अभिनव जयदेव क्यों कहा गया? क्योंकि मित्रों अभिनव जयदेव इसलिए इनको कहा गया कि संस्कृत कवि, ठीक है, संस्कृत साहित्य में जिस तरह जयदेव को स्थान मिला है, क्या संस्कृत साहित्य में, ठीक है, संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य में जो जयदेव का स्थान है, जो जयदेव का स्थान है, हिंदी साहित्य में विद्यापति का है। हिंदी में वही स्थान विद्यापति को है। मित्रों ध्यान रखिएगा, अभिनव जयदेव कहने का कारण ये है कि संस्कृत कवि जो जयदेव की रचना आप लोग देखेंगे गीत गोविंद, जिस तरह गीत गोविंद का जैसे जो रचना शैली है, जो एक तरह की विशेषता है, उसी तरह इनके रचना भी हम लोग चर्चा करेंगे। विद्यापति में भी उस तरह की रचनाएं, जयदेव जिस तरह कृष्ण परंपरा की चर्चा करते हैं, ये भी कृष्ण भक्ति की चर्चा करते हैं। तो गीत गोविंद का प्रभाव उनके रचनाओं पे था, जयदेव की तरह ये रचना करते थे, इसीलिए इनको कहा गया कि अभिनव जयदेव की उपाधि इनको मिलना चाहिए। ठीक, तो यह इनका रहा, ये जो है कि विद्यापति का व्यक्तिगत परिचय हो गया, कि इनका व्यक्तिगत परिचय इस तरह है। अब आइए इनके विषय में जो विवाद फैला हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो विवाद क्या है कि ये भक्त कवि हैं, कि रहस्यवादी कवि हैं, कि श्रृंगारिक कवि हैं। ठीक है, इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग दीजिए, विद्यापति की रचनाएं विद्यापति की रचनाएं यानी व्यक्तित्व तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कृतित्व इनका पढ़ें कि ये किन किन रचनाओं में क्या क्या इनकी विशेषता रही। तो ध्यान रखिएगा कि ये 3 भाषाओं में रचना किए थे, अवहट में रचना किए थे, मैथिली भाषा में रचना किए थे, संस्कृत में रचना किए थे। तो सबसे पहले देखें अवहट रचनाएं। नंबर 1, अवहट भाषा में। अवहट भाषा में कौन कौन रचनाएं हैं? अवहट भाषा में 2 रचनाएं हैं, याद रखिएगा। नंबर 1 पे है कीर्तिलता, ठीक है, और नंबर 2 पे है कीर्ति पताका। ये 2 रचनाएं इनकी अवहट में मिलती हैं और ये दोनों रचनाएं वीर रस की रचनाएं हैं, वीर रस की रचनाएं हैं। ठीक, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण जो रचना लिखे थे वो नोट करिए, जहाँ के रहने वाले थे मैथिली भाषा में। मैथिली भाषा में भी 2 रचनाएं इनकी बड़ी प्रसिद्ध रही मैथिली भाषा में। वह कौन कौन रचनाएं हैं? नंबर 1 पे है पदावली, ठीक है,
और नंबर 2 पे है गौरच विजय। ठीक है, गौरच विजय है, ये नंबर जो है कि 2 पे है। अब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अब इसके बारे में हम लोग जान ले कि ये जो पदावली है, ठीक है, ये पदावली तो पद में है, लेकिन जो गौरक्ष विजय है यह क्या है मित्रों, ये नाटक है। पहले याद कर लीजिए कि गौरक्ष विजय क्या है, ये नाटक है। और इस नाटक में 2 का जोड़ है। जो गद है, जो मतलब गद में लिखी गई है, वह संस्कृत में है, और जो पद में है वह जो है कि मैथिल भाषा में है, मैथिली कह सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह का देखा जाए ये गद और पद दोनों की रचना ये नाटक है। ठीक है, चंपू काव्य कह सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन चंपू काव्य में गद और पद दोनों जहाँ मिला होता है, यहाँ भी गद पद मिला है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ जो गद है वह संस्कृत भाषा में है, जो पद है वह मैथिल भाषा में है। ये कौन, गौरच विजय में। ये 2 रचनाएं हमेशा याद रखिएगा, पदावली और गौरच विजय किसमें है, ये जो है कि क्या बोलते हैं, मैथिली भाषा में है। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह इनका बहुत अधिक इसमें कई रचना लिखे हैं। ठीक है, कई रचना लिखे हैं संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में। अब संस्कृत भाषा में कौन कौन रचनाएं हैं, अब लिख सकते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे क्या है, शैव, सर्वस्य। ठीक है, शैव, सर्वस्व, सार। थोड़ी लंबी रचना है, शैव सर्वस्व 4। दूसरे पे नोट कर लीजिए, भू परिक्रमा, पूरा भूमि का परिक्रमा करते हुए ये देखें। शैव सर्वस्व, चूंकि ये शैव धर्म के अनुयायी थे, ये में शैव की बातें हैं कि शैव की क्या क्या विशेषता है। भू परिक्रमा हो गया। तीसरा इनका रचना पुरुष परीक्षा, पुरुषों की परीक्षा किस तरह होती है, पुरुष परीक्षा इनका बड़ा प्रसिद्ध नाटक है। अच्छा, उसके बाद रचना है, कौन सी रचना है, लिखनावली, लिखनावली। अब देखिए लिखनावली इनकी रचना है। और उसके बाद नोट कर सकते हैं दान वाक्यली, ठीक है। उसके बाद एक और रचना है गंगा, चूंकि दरभंगा ये गंगा नदी के किनारे भी थे, गंगा वाक्यावली। अब देख लीजिए, इसमें भी वली है, इसमें भी वली है, इसमें भी वली है। अंतर क्या है, ये लिखनावली है, ये दानावली है, ये मतलब दान संबंधी दान वाकावली है, ये गंगा वाकावली है। ठीक है। उसके बाद और इनका रचना है विभाग सार, विभाग सार, ठीक, विभाग सार इनका रचना है। दुर्गा भक्त रंगड़ी इनका सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में है। दुर्गा भक्त तरंगड़ी, दुर्गा भक्त तरंगड़ी इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद है द्वैत निर्णय, ठीक, द्वैत निर्णय। वर्णकृत,
वर्णकृत, प्राणभूत पुराण संग्रह, प्राणभूत पुराण संग्रह, यह इनकी सब संस्कृत में रचनाएं हैं। लेकिन महत्वपूर्ण के दृष्टि से, चूंकि हिंदी साहित्य की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाए तो क्या क्या आप लोग याद करिए। दुर्गा भक्त रंगड़ी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए दुर्गा भक्त रंगड़ी को आप लोग याद करिए। भू परिक्रमा इनकी बहुत अच्छी रचना है, भू परिक्रमा को देख लीजिए। पुरुष परीक्षा कई बार पूछा है, पुरुष परीक्षा देख लीजिए। और शैव सर्वस्वसार, शैव धर्म के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है, इसको जान लीजिए। यह 3 रचनाएं। बाकी ये गोरक्ष विजय कई बार पूछा जा चुका है, गोरक्ष विजय। पदावली के बारे में भी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। ये कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 2 रचनाएं कई बार पूछी जा चुकी है, लेकिन इसका भाषा भी याद रखिएगा, औहठ भाषा में है और ये मैथिल भाषा में है। ये दोनों भाषाओं के विषय में विशेष तौर से आप लोगों को जैसे जानकारी होनी चाहिए। इसलिए जानकारी होनी चाहिए कि यही रचनाएं टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर में बार बार दोहराई जाती है। खासतौर से गोरक्ष विजय कई बार पूछा जा चुका है, पदावली के बारे में विस्तृत चर्चा करना है, इसलिए अब यह इनका मूल रचनाएं हो गई। अब एक एक रचनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि वो रचनाओं का क्या महत्व है। तो इसमें पदावली सबसे महत्वपूर्ण रचना है, पहले उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। पदावली इसलिए महत्वपूर्ण रचना है कि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो पदावली रचना है ये मैथिल भाषा में तो है ही, लेकिन इसकी बहुत जैसे क्या बोलते हैं विशेषताएं हैं जिसका कोई तुलना ही नहीं है। तो विद्यापति की पदावली, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विद्यापति की पदावली क्या है। विद्यापति की पदावली सही मायने में क्या है। एक जो संस्कृत कवि हैं, नंबर 1 पॉइंट कह सकते हैं, जो संस्कृत कवि ठीक है, संस्कृत कवि जयदेव कृत गीत गोविंद रचना का प्रभाव है। देखिए, ये संस्कृत के जो कवि थे जयदेव, उन्हीं की ये रचना है गीत गोविंद, जो कृष्ण संबंधी जैसे एक तरह का मतलब रचना है ये। इसी का प्रभाव यह कह सकते हैं कि पदावली का उपजीवी ग्रंथ क्या कौन सा है, मतलब ये पदावली का ठीक है उपजीवी ग्रंथ है, उपजीव्य ग्रंथ। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि इसमें राधा कृष्ण ठीक है, राधा कृष्ण के भौतिक, राधा कृष्ण के ठीक है भौतिक श्रृंगारिक वर्णन है। अब भौतिक मतलब समझ रहे हैं कि आध्यात्मिक संकेत न देते हुए भौतिक संकेत का, जैसे इसमें श्रृंगारिक खूब चर्चा की गई है। और श्रृंगारिक की चर्चा भी किस तरह की गई है, जैसे इसमें वैसंधिका चित्रण है, वैसंधिका चित्रण, वैसंधिका चित्रण ठीक है। वैसंधि नोट करिए, नखशिख ठीक है, नखशिख, अभिसारमान,
देखिए, ये राधा कृष्ण के भौतिक के चित्रण के कारण, ठीक है। अब जैसे जो राधा कृष्ण का जो इसमें वय संधि आप लोग समझ रहे होंगे कि जो नायिका है उसका बालपन खत्म हो रहा है और धीरे धीरे क्या है कि वह युवापन में प्रवेश कर रही है। बालपन उसका क्या है, खत्म हो रहा है और युवापन में वह जैसे प्रवेश कर रही है, उस संदर्भित क्या बोलते हैं ये रचना है। जैसे व्यय संधि में एक जगह जैसे ये लिखा गया है कि शैशव जोबन दूहू, शैशव जोबन दूहू मिल गैल, कामा शैशन जोबन दूहू मिल गैल, सावन के पथ दूहू, सावन के पथ दूहू लोचन लैल। खड़ी पाई। दूसरी लाइन है कि निर्जन उरज हैरिय, ठीक है, निर्जन उर हेरिय कत बेरी, कामा हंसई जो अपन, हंसई जो अपन, ठीक है, हंसई जो अपन पयोधर हेरी। खड़ी पाई। अब देखिए, अब यह जो रचना है सही मायने में यह व्यय संधि का सबसे उत्तम चित्रण है। व्यय संधि में मित्रों होता क्या है कि नायिका के चित्रण का वर्णन किया जाता है, और नायिका कौन, नायिका जो बालपन से छोड़कर जो युवापन में प्रवेश कर रही है। इसलिए जब वह आंचल लेकर अपने जैसे जो स्तन को ढकी हुई है तो बचपनावश वह आंचल उसके क्या बोलते हैं स्तन से गिर जाते हैं, और फिर कभी उसे युवापन की याद आती है तो लाजवश पुनः जो है कि क्या बोलते हैं अपना आंचल, अपने स्तन को, आंचल को, उरज माने अपने आंचल को, मतलब अपने स्तन को ढक लेती है। तो यहाँ जैसे ऐसा लगता है कि बचपन और युवापन दोनों आपस में लड़ाई करते नजर आ रहे हैं। अब बताइए, अगर इस तरह का जैसे चित्रण होगा तो थोड़ा सा संदेह पैदा करने लगेगा कि इसमें भक्ति भावना है कि नहीं भक्ति भावना है। जैसे एक और रचना सुन सकते हैं कि जहाँ जहाँ पद जग झरही, तहीं तहीं सरोर उरई, जहाँ जहाँ झलकत अंग, तहीं तहीं बिजुरी तरंग। मतलब ये नक्शिक वर्णन कृष्ण जी राधा के सौंदर्य का चित्रण करते हैं। तो होता क्या है मित्रों कि यहाँ जैसे कवियों को संदेह होने लगा और कवि लोग ये कहने लगे कि सही मायने में यह जो पदावली रचना है एक तरह का श्रृंगारिक रचना है। किस तरह का? श्रृंगारिक रचना है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जिसके कारण इनको श्रृंगारिक चित्रण कहा गया। श्रृंगारिक कवि क्यों कहा गया? राधा कृष्ण के भौतिक श्रृंगारिक चित्रण है, वैसंधि का खूब चित्रण है, नक्शिक का चित्रण है, और नायिका का भेद का भी खूब चित्रण किए हैं। लेकिन इसी पदावली रचना में, ठीक है, दुर्गा, गंगा, ठीक है, दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण, ठीक है, दुर्गा जी का, गंगा जी का, जानकी जी का, शिव जी का, कृष्ण जी का आराधना भक्ति गीत भी है। आराधना की गई है।
अब देखिए, अब बताइए, दुर्गा जी का आराधना की गई है, गंगा जी का आराधना की गई है, जानकी जी का, शिव जी का, कृष्ण जी का। तो जब आराधना इसमें की गई है तो प्रश्न ये कुछ लोगों ने कह दिया, अरे भाई आराधना इसमें किया गया है तो कैसे आप केवल श्रृंगारिक कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि जहाँ दुर्गा जी की आराधना की गई हो, गंगा जी की आराधना की गई हो, जानकी जी की आराधना की गई हो, शिव की आराधना किया गया हो, कृष्ण का आराधना किया गया हो, तो सही रूप में विद्यापति मित्रों भक्त कवि है। अब विवाद कहाँ से होता है, चौथा पॉइंट आप लोग नोट करिए, विवाद कहाँ से हो गया। विवाद इसलिए हो गया मित्रों, विवाद इसलिए हो गया कि जो मिथिला के लोग हैं, मिथिला, ठीक है, मिथिला के लोग, मिथिला के लोग हैं, ठीक है, वह विद्यापति को श्रृंगारिक कवि कहते हैं। वही बंगाल के जो लोग हैं, कौन, बंगाल के लोग, भक्त कवि मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिथिला के लोग विद्या के उपपत्ति को कहते हैं अरे भाई ये श्रृंगारिक कवि है, जबकि बंगाल के लोग कहते हैं कि ये भक्ति कवि है। अब प्रश्न ये उठता है मित्रों कि आखिर में बंगाल के लोगों ने क्यों कहा कि भक्ति कवि है। अब इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है, ठीक है, कारण क्या है इसमें, कारण जैसे ये है मित्रों कि जो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक क्या कहेंगे, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक महाप्रभु चैतन्य, ठीक है, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक महाप्रभु चैतन्य पदावली की रचना को, पदावली जो रचना है उसको गाते गाते भाव विभोर होकर बेहोश हो जाते थे। पदावली को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। अब देखिए कितनी बड़ी बात, जिस पदावली को लोग कहते हैं करे भाई श्रृंगारिक है, कुछ लोग कहते हैं भक्ति है, तो देखिए भक्ति का मूल कारण यही था, बंगाल के बेचारे ये थे, कौन, चैतन्य महाप्रभु। इस चैतन्य महाप्रभु पदावली की सुंदरता को देखकर वो भी राधा कृष्ण से संबंधित भक्त कवि थे। तो होता क्या है कि राधा कृष्ण के संबंधित गीतों को गाते गाते, अब सोचिए, भाव विभोर होकर वह बेहोश हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे, ठीक है। इसीलिए बंगाल के लोग कहते हैं कि भैया, बंगाल के जो लोग कहते हैं कि जो पदावली रचना है, कौन, जो पदावली रचना है, सही मायने में वह एक प्रकार का भक्त ही लिख सकता है इस तरह की रचना। लेकिन पदावली रचना के संदर्भ में यहाँ के लोगों का मत बड़ा खराब रहा। मत क्यों खराब रहा, आइए देखते हैं। हेडिंग डालिए, पदावली रचना के संदर्भ में विभिन्न मत। पदावली रचना के संदर्भ में विभिन्न मत। विभिन्न मत
पदावली रचना के संदर्भ में विभिन्न मत। ठीक, अब विभिन्न मत में सबसे पहले जैसे हम लोग मत लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल मित्रों जैसे जो पदावली रचना है उसको श्रृंगार की दृष्टि से देखते हैं, और यह टीका टिप्पणी करते हुए क्या कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आध्यात्मिक रंग के, ठीक है, चश्मे आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया। ठीक है, आध्यात्मिक संकेत बताया। तो मित्रों जैसे इसमें क्या है, रामचंद्र शुक्ल का मत क्या है कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे इतने सस्ते हो गए हैं कि जैसे उन्हें चढ़ाकर गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया गया, वैसे ही इस पदावली को भी लोग जैसे आध्यात्मिक संकेत बताते हैं। लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि रामचंद्र शुक्ल का एक अपना मत था, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल, अब देखो आध्यात्मिक चश्मे का, यहाँ चश्मे का मतलब आध्यात्मिक चश्मे ही रखना, यहाँ भक्त का चश्मा तुम लोग मत रख कर देना। तो यहाँ आध्यात्मिक रंग के चश्मे हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मा जब कोई चढ़ाता है तो जैसे सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा दिखता है, वही रामचंद्र शुक्ल यहाँ दर्शा रहे हैं कि इसमें गीत जो राधा और कृष्ण की रचना हुई है, आगे क्या कहते हैं कि जो राधा और कृष्ण की रचना हुई है, लिखते हैं कि विद्यापति के पद, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखते हैं विद्यापति के पद, ठीक है, अधिकतर श्रृंगार, विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं, श्रृंगार के ही हैं। जिसमें नायक और नायिका राधा कृष्ण हैं। नायक नायिका राधा कृष्ण हैं। ठीक है, नायक और नायिका राधा कृष्ण है।
विद्यापति को कृष्ण भक्ति परंपरा में विद्यापति को कृष्ण भक्ति परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इसलिए देखिए इसमें जानकारी वाली क्या बात है। विद्यापति क्या कहते हैं कि विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं। ठीक है, इसमें जो नायक नायिका जो हीरो हीरोइन की भूमिका निभा रहे हैं कौन है? राधा कृष्ण है। अब कुछ लोगों ने कहा कि अगर हम कृष्ण परंपरा को लेते हैं तो सबसे पहले गीत गोविंद यानी विद्यापति के गीत गोविंद को, फिर जयदेव के गीत गोविंद को, विद्यापति को पदावली को, फिर सूरदास को लेते हैं। तो ये कहते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्ति परंपरा में नहीं समझना चाहिए, मतलब यह कृष्ण भक्त के रूप में नहीं समर्थन करते हैं। अच्छा, इसके बाद इन्हीं के क्या बोलते हैं चेले, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मित्रों इसको नोट करिए, इनका चेला क्या कहते हैं? कहते हैं कि विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि हैं। श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि हैं। अब बताइए सिद्धवाक मतलब, अरे भाई पूरा इनको सिद्धि प्राप्त कवि हैं, पूरा सिद्ध कर लिए हैं ये। और कौन कह रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। किसके चेले हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के चेले हैं, शिष्य हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्धवाक्य कवि हैं, यानी विद्यापति आगे लिख सकते हैं। निराला क्या कहते हैं? एक और लिख लीजिए, अरे वही निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी क्या कहते हैं कि ये जब पदावली को पढ़े निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी जब निराला पदावली जी को पढ़े तो ये कहे कि अरे भाई ये तो नागिन के लहर है, जो है कि क्या बोलते हैं, मतलब श्रृंगार इतने कूट कूट के भरे हैं कि पदावली के पदों को क्या कहते हैं? पदावली के पदों को, ठीक है, नागिन की लहर कहा था। नागिन की लहर कहा था। निराला जी क्या कहते हैं? निराला जी क्या कहते हैं मित्रों? निराला जी जब विद्यापति की पदावली रचना को पढ़ते हैं तो कहते हैं अरे भैया ये तो नागिन की लहर है, श्रृंगार रस का ऊपुट है कि जिसको एक बार डंस ले कई दिन तक वह होश में नहीं आएगा। पूरा नागिन की लहर बस छोड़ने वाला फुफकार है। तो यह जैसे जब यह बातें जब सामने आती है तो कुछ लोग एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं, जैसे एकदम बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं। और ये नागिन की लहर कौन कहा है पदावली के पदों को? निराला जी। तो यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो विवाद का कारण है वह विवाद का कारण यही रचना है, विद्यापति की पदावली रचना विवाद का कारण है, जो विद्यापति को कभी श्रृंगारिक कवि कहती है तो कभी भक्त कवि कहती है। यह जैसे इसका मूल कारण क्या है कि यही कारण है कि निराला जी पदावली को क्या कहते हैं? नागिन की लहर। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? सिद्धवाक कवि। और ये तो बेचारे कह देते हैं कि जितना ये आध्यात्मिक रंग के जो आजकल चश्मे हैं वह सबसे मतलब इतने सस्ते हो गए कि चढ़ाकर कुछ भी जैसे लोग कह दे रहे हैं।
तो यह एक प्रकार का वह जैसे मतलब सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि मतलब इसमें आध्यात्मिकता का कोई अंश नहीं है। और इसके बाद और हम पढ़ते हैं कि विद्यापति में और क्या क्या बातें हैं। बच्चन सिंह, कौन? बच्चन सिंह। बच्चन सिंह जब पढ़ते हैं विद्यापति को तो ये कहते हैं कि विद्यापति अपरूप का कवि हैं। विद्यापति अपरूप का कवि। किसके कवि हैं? विद्यापति अपरूप के कवि हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? जातीय कवि हैं। ठीक है, हिंदी का जातीय कवि है। अब देखिए दो बात बच्चन सिंह के बारे में आप लोग याद रखिए, दो बात। क्या क्या? ये अपरूप के कवि हैं, कौन? विद्यापति। और हिंदी का जातीय कवि हैं। हिंदी का जातीय कवि हैं। कौन कहते हैं? बच्चन सिंह यह बात कहते हैं। बच्चन सिंह क्यों यह बात कहते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा कि अपरूप के कवि हैं, हिंदी के जातीय कवि हैं। और विद्यापति की पॉइंट क्या है? विद्यापति का पॉइंट क्या है कि पद शैली के प्रवर्तक हैं। ठीक, पद शैली के प्रवर्तक विद्यापति हैं। पद शैली जो बाद में आई उसके प्रवर्तक कौन है? विद्यापति हैं। और इतना ही नहीं, यही पॉइंट नहीं मजबूत है, और एक पॉइंट मजबूत है जो लोगों ने कहा, सूरदास के पथ प्रदर्शक हैं। सूरदास के पथ प्रदर्शक है। मतलब समझ रहे हैं कि सूरदास का पथ प्रदर्शक क्यों है? क्योंकि सूर ने जो नकल किया है, सही मायने में सूरदास ने जो नकल किया है अपने सूर सागर में, जो बार बार पदों में जो रचना किए हैं, ये कहीं और से नहीं मित्रों, यहीं से नकल करके पदावली का ही रचना करके सूरदास सूर सागर का निर्माण करते हैं। जो राधा कृष्ण में श्रृंगारिक वर्णनों की चर्चा करते हैं, जो सूरदास की रचनाओं में अश्लीलता आ जाती है, ये जो है कि क्या बोलते हैं, इसी विद्यापति के पदावली का प्रभाव है। ठीक है, यह विद्यापति पदावली जो है कि बहुत ही इनका महत्वपूर्ण रचनाओं में विद्यापति पदावली को बहुत जैसे प्रयोग मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जगह कहे हैं कि जो चंडीदास की राधा है, जो चंडीदास की राधा है, संस्कृत कवि चंडीदास की राधा है, वह सुकोमल है, कोमल है, उसका कोमल हृदय का परिचय मिलता है। लेकिन जो विद्यापति की राधा है वह भोगनी है, वह विलासवती है, दिग्ध है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अच्छा, अब इनके दूसरी रचना की चर्चा करते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी रचना कौन है? कीर्तिलता। कीर्तिलता की विशेषता क्या है कि ये लगभग विक्रम संवत 1380 में ये रचना लिखी गई थी। कौन किसका गुणगान किया है? ये एक प्रकार का प्रशस्ति गाथा है। एक प्रकार का यशोगान किया गया है। यशोगान रचना है, यशोगान या चरित काव्य है, चरित काव्य। ठीक है, अब पूछेंगे कि यशोगान किसका किया गया है?
तो यशोगान किसका किया जा सकता है भैया? वही कीर्ति सिंह का यशोगान किया गया है। किसका यशोगान किया गया है? कीर्ति सिंह का। और यह जो है कि 4 पल्लों में विभक्त है। 4 पल्लव, देखो पल्लव बोले तो 4 पल्लव बोले तो यह हो गया खंड। समझने के लिए समझ लीजिए 4 पल्लव मतलब खंड हो गया। और विद्यापति ने इसे पुरुष कहानी कहा है। विद्यापति इसे पुरुष कहानी, याद रखिएगा, पुरुष कहानी कहा है। ठीक, इसमें जौनपुर के गोमती नदी का चित्रण है। याद रखिएगा मित्रों कि इसमें जो जौनपुर में गोमती नदी बहती है, उस गोमती नदी का चित्रण इसी कीर्तिलता में किया गया है। कीर्तिलता की एक और बहुत अच्छी विशेषता है, वह क्या है? मैथिली भाषा जो एक देसी भाषा थी, जो कभी उससे ऊपर उठना चाहते थे, सबसे पहले यहीं पे कहा गया था। इसी रचना के माध्यम से इन्होंने कहा है कि देसिल, जो कई बार नेट जेआरएफ में पूछ चुका है, याद रखिएगा, देसिल, ठीक है, देसिल बवना सबजन मिठा, सबजन मिठा, मतलब जो देसी भाषा होती है वो सबसे अधिक मिठास होती है। इसी रचना में समाहित है देसिल बवना सबजन मिठा, मतलब जो देसी भाषा होती है। देखिए देसी भाषा में एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आप देखेंगे कि निज भाषा उनती है, निज भाषा, जब निज भाषा का वो भी विशेषता देते हैं। इसी तरह इनसे पहले विद्यापति ने कहा था कि देसिल बवना सब जन मिठा। याद रखिएगा मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बार बार आता रहा है कि देसिल बवना सब जन मिठा किसकी ये कृति है? तो देसिल बवना सब जन मिठा सही मायने में ये कीर्तिलता में है। किसने कहा था? विद्यापति कहा था। और जो तीसरी रचना है कीर्तिलता, ठीक है, यह अप्रकाशित है। याद रखिएगा ये अप्रकाशित है, अभी प्रकाशित नहीं है। इस तरह जैसे क्या बोलते हैं, इनकी रचनाओं की जैसे एक प्रकार की चर्चा मिलती है। लेकिन अब एक नया प्रश्न खड़ा हो रहा है कि जब पदावली रचना को आप भी पढ़ेंगे तो संदेह में आ जाएंगे कि सही रूप में विद्यापति क्या हैं, श्रृंगारी कवि हैं, भक्त कवि हैं कि रसवादी कवि हैं। तो इसमें कई विद्वानों का कई मत है। तो अब इसके बाद हेडिंग डालिए, अंतिम हेडिंग, ठीक है, और 3 कॉलम बनाइए। उन कॉलम को बनाइए एक में सबसे पहले उन वर्गों को चुनिए जो श्रृंगारिक कवि मानता है। विद्यापति, ठीक है, विद्यापति के कवि स्वरूप, कवि रूप विवाद, ठीक, विद्यापति के कवि रूप विवाद। ध्यान रखिएगा मित्रों, विद्यापति के कवि रूप विवाद मतलब कौन से कवि हैं भैया, एक कैसा कवि हैं, इनके बारे में विवाद है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिए, ठीक है, श्रृंगारी कवि। अब श्रृंगारी कवि में किन किन कवियों को नाम आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी याद करिए कि कौन कौन कवि हैं जिनका नाम आप लोग डाल सकते हैं श्रृंगारी कवि में।
याद करिए जल्दी जल्दी। इसमें सबसे पहले जो विचारधारा जिसकी हम लोग नोट कर सकते हैं वह है हर प्रसाद शास्त्री। हर प्रसाद शास्त्री ये किस खेमा में है? ये कह रहे हैं कि सही रूप में भैया यह जो है कि श्रृंगार के कवि हैं। कौन? विद्यापति हैं। ये श्रृंगारिक पक्ष में है। दूसरे नंबर पे विरोधी गोल लिख लीजिए रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? अरे भैया यही तो कहे हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे इतने सस्ते हो गए हैं, यानी ये भी श्रृंगारिक कवि के रूप में मानते हैं। अब इनका चेला एक और है। कौन चेला? जो इनका अनुयायी खास तौर से था वह था राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा भी कहते हैं, जब शुक्ला जी कह रहे हैं कि श्रृंगारिक कवि है तो हम कहें इधर उधर हो। अब इनके पक्ष में और एक कवि आते हैं राम वृक्ष बैनपुरी। राम वृक्ष बेनपुरी ये कहते हैं कि नहीं भाई वो सही कह रहे हैं, ये श्रृंगारिक कवि है। इन्हीं के पक्ष में बाबूराम सक्सेना आ जाते हैं जो बहुत बड़े अच्छे भाषाविद थे। बाबूराम सक्सेना ये बहुत अच्छे भाषाविद हैं। ये कहते हैं कि नहीं श्रृंगारिक कवि है। शिव प्रसाद सिंह आ जाते हैं। ये भी कहते हैं कि नहीं श्रृंगारिक कवि है। और यहां तक प्रेमचंद ने भी कहा है कि नहीं भैया ये श्रृंगारिक कवि ही है। इतने लोग श्रृंगारिक कवि में आते हैं। अच्छा कौन कौन है? पहले नंबर पे हर प्रसाद शास्त्री को देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ला को देख लीजिए, इनका चेला राम कुमार वर्मा है, राम वृक्ष बैनपुरी हैं, बाबूराम सक्सेना हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं और प्रेमचंद हैं। ये लोग कहते हैं कि ये श्रृंगारिक कवि है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा दूसरा जो पक्ष है जो कहते हैं कि विद्यापति में गंगा की पूजा हुई है, यमुना की पूजा हुई है, दुर्गा जी की पूजा हुई है, शिव की पूजा हुई है, वो कहते हैं कि भक्ति कवि है। भक्त कवि। भक्त कवि के खेमा में कौन कौन है? इसमें नाम नोट कर लीजिए श्याम सुंदर दास। एक चीज हमेशा ध्यान देना मित्रों कि रामचंद्र शुक्ल के विरोधी दल में श्याम सुंदर दास का नाम जरूर याद रखना। दूसरा कौन जिसका नाम ले सकते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाबू ब्रजनंदन सहाय। बाबू ब्रज नंदन सहाय ये भी कह देते हैं कि नहीं ये जो है कि क्या बोलते हैं भक्त कवि है। इतना लोगों का नाम आप याद रखिए कि ये लोग भक्त कवि की श्रेणी में मानते हैं। अब एक तीसरा खेमा है, 3 लोग हैं, ये कहते हैं कि अरे भाई ये रहस्यवादी कवि हैं। रहस्यवादी कवि, इसमें सबसे पहले नाम डालिएगा जॉर्ज गियर्सन। सबसे पहले कौन है? जॉर्ज गियर्सन। दूसरा नाम डालिएगा जो बड़ा महत्वपूर्ण है, नागेंद्र नाथ गुप्त। नागेंद्र नाथ गुप्त। और एक तीसरा नाम है जनार्दन मिश्र।
नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र जब शोध करते हैं तो यह इनके पक्ष में निर्णय देते हैं, जॉर्ज गर्सियन के पक्ष में। जबकि इसलिए विद्यापति को हम तो यही कहेंगे, मतलब अंतिम राय यही देंगे कि विद्यापति भक्त भी थे और विद्यापति श्रृंगारिक भावना के कवि थे। अगर हम भी इसी पक्ष में मानेंगे कि विद्यापति एक श्रृंगारिक ही कवि थे, इसके कारण यह है श्रृंगारिक कवि अगर रामचंद्र शुक्ल के खेमा के हैं तो आप मानेंगे एक श्रृंगारिक कवि हैं और इसका समर्थन कर देंगे। लेकिन अगर यह देखेंगे कि तुलसीदास की रचनाओं में भी जो श्रृंगारिक के पद हैं, सूरदास की रचनाओं में भी श्रृंगारिक के पद हैं, सूरदास की रचनाओं में तो आप सूरसागर पढ़ेंगे तो अश्लीलता भी आ गई है, और साहित्य लहरी पढ़ेंगे तो और नायिका भेद आप देखेंगे तो एकदम बिल्कुल असमंजस में पड़ जाएंगे कि जन्म से सूर थे कि नहीं सूर थे। अब तो विद्यापति को हम केवल श्रृंगारिक कवि कैसे कह सकते हैं? तो विद्यापति श्रृंगारिक का भी प्रभाव है और भक्त कवि भी हैं, या हम दोनों समर्थन करेंगे। तो इसके साथ आज की जो क्लास है वह विद्यापति के संदर्भ में पूरी हुई। फिर मित्रों इसके बाद हम मिलते हैं। आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए रियांश हिंदी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।